हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट को भी कर लेते हैं। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करती है तो उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में जब करंट फ्लो होता है यानी जल जाता है, कुल मिला के जलने लगता है, तो उससे क्या होती है, हीट डेवलप होती है। आपने हीटर देखा होगा, जब आप हाथ वगैरह सेकते हो वो आपने देखा होगा। ये सारे हैं, वो है बेसिकली क्या, रेजिस्टेंस ही है। उस रेजिस्टेंस में से क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करने से क्या आती है, हीट प्रोड्यूस आती है या हीट प्रोड्यूस होती है। बस इन्हीं सब चीजों को अपने को देखना है कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। और पूरा डेरिवेशन भी देखेंगे। डेरिवेशन तो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आपको भी ऐसे ठीक से लगे कि अभी क्या हो गया है और अभी क्या आने वाला है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चार्ज से। तो जो चार्ज होता है, आप याद रखना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और जो चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट सभी की याद रखेंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद में हमने देखा था कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। बस जितना भी चार्ज है, और चार्ज कितना होता है वैसे बेसिकली एन होता है। ये सर एन क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो मैंने लिख दिया। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आएगा ना भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अलग से ध्यान रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। लेकिन इनको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद में हमने देखा था कि बैटरी जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है रेजिस्टेंस के एंड पर। तो रेजिस्टेंस के एंड से अगर अपन एक 1 कूलाम चार्ज को या किसी चार्ज को ले जाते हैं तो ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो जो वर्क डन आया था W इज इक्वल टू, वो कितना आता है, QV। कितना आता है, QV। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे डिफाइन किया गया था कि इस Q को डिवाइड कर दो, अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम हुई तो 1 कूलाम चार्ज को उसके एंड्स के अक्रॉस ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इसके बाद में हमने देखा था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है भैया, V इक्वल टू IR। क्या बोलता है ओम्स लॉ, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या बैटरी जोड़ते हैं तो उसमें फ्लो होने वाली करंट उस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। इसका आपको एक सुंदर सा ग्राफ भी याद होगा, इस तरीके का बनता है। ये V हो गया, सॉरी, एंड ये क्या हो गया, I हो गया। देखो करंट जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ता है। 12th क्लास में आप इसका प्रैक्टिकल भी कर लोगे, ठीक है ना। तो ये चीजें सिंपल हो गई। इसके अंदर एक चीज आती है R क्या है, R होता है भैया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज फ्लो के अंदर आने वाली बाधा। कुल मिलाकर आवेश प्रवाह की बाधा को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इंग्लिश में बोले तो बैरियर ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज रेजिस्टेंस। सिंपल चीजें, ये आपको इतना ज्यादा तकलीफ दे नहीं रही होंगी। अब याद रखो कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। अगर लेंथ बहुत ज्यादा हुई तो बहुत दूर जाना है तो दिक्कत आएगी। अगर चौड़े रास्ते से जाना है तो जोर कम आएगा, अगर जोर कम आएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो आया था R इज इक्वल टू ρL/A आया था। रो क्या है, वो है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। जो आपके बुक के अंदर एक टेबल सी दे रखी है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे शायद कंडक्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी, एक चीज जरूर दे रखी है। लेकिन अगर आप जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे ना, यानी सिग्मा, जिसको मैं सिग्मा बोलता हूं, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो होती है सिल्वर की। याद रख लोगे इस चीज को, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है क्या, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है सिल्वर की, एक ही तो बात है वो चीज, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये रेजिस्टेंस है उसके हमने कॉम्बिनेशन देखे थे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, ये एस टाइप के होते हैं, लेकिन मतलब क्या इस बात का कि जो करंट इसके अंदर आई है वही करंट क्या आनी चाहिए इसके अंदर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज है, ठीक है ना। और हमने जब बैटरी लगाई थी तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ गया था, V = V1 + V2 + V3 करके डेरिवेशन भी किया था। मेन बात यह है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, इन सब का अलजेब्रिक सम आता है। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये दो क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का, जैसे ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो इनका अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट निकलता है, R इक्विवेलेंट सीधा नहीं निकलता है, तो वो कैसे आएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2। अब ये जो वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट कर लो और फिर उसको उल्टा कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो सीधा निकाल दो, क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जोड़कर डिवाइड कर दो, बस इतना सही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके बेटा, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अपना लास्ट, अब मैं कह सकता हूं पढ़ाव है एक तरीके का, आज का रहेगा। और कल के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिजली का बिल कैसे निकालते हैं, घरों में जो बिजली का बिल था ना उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी अच्छी चीज है, मतलब अच्छा टॉपिक है। एंड ये तो है आज का, तो हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हीटिंग, वो जो हीट जनरेट हो रही है वो जनरेट कैसे होती है, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट हो रही है। देखिए रेजिस्टेंस का काम करना अलग चीज है। देखो हीट तो प्रोड्यूस हो ही रही है, उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, नुकसान होने लगता है। अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो वो तो नुकसान हो गया ना, अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट हो गई। ये बात समझ रहे हो ना, वायर ही अपने आप गर्म हो रहे हैं, और वायर कई बार अपने आप गर्म होके क्या करते हैं, ज्यादा करंट आती है तो वायर क्या होते हैं, अपने आप गर्म होते हैं, और गर्म होकर क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आग पकड़ने से तो फिर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पहले ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो जितनी एनर्जी अपन पहुंचाना चाह रहे हैं, मान लो कि अपने को एक मोटर चलानी है, पानी वाली मोटर नीचे से पानी को क्या करती है, खींचती है, वो वाली मोटर चलानी है। अगर वो वाली मोटर हमें चलानी है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी कुल मिलाकर, लेकिन कुछ एनर्जी तारों में ही वेस्ट हो रही है, फालतू में वेस्ट हो रही है ना। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, जो वायर बनाते हैं, जो अपने कंडक्टिंग वायर होते हैं, मतलब जो अपने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, या सीधा मैं बोलूं कि करंट एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगी तो अपन को ऐसे वायर सेलेक्ट करने हैं जिसमें लॉस क्यों कम से कम हो, और लॉस कम से कम किस में होते हैं, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, चांदी। लेकिन चांदी का तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर बना दिया तो पता चला एक ही दिन लाइट आई, फिर आई नहीं पा रही है, क्योंकि तार ही नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए हम चांदी का तो बना नहीं सकते, किसी और का बना सकते हैं, कॉपर का बना लेते हैं। कॉपर इतना अवेलेबल नहीं है और महंगा भी है, ठीक है ना, कुल मिलाकर वो भी महंगा ही है। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो एल्यूमिनियम अच्छा खासा कंडक्टर भी है और अवेलेबल भी है, तो बढ़िया होता है। कौन, और हल्के भी होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, कॉपर के कंपैरिजन में काफी हल्का भी होता है, चांदी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम अच्छा है, हल्का भी रहेगा, ऊपर टंगता रहता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर, तो हमें किसका यूज, जो वायर होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के वायर। जो अपनी घरों के बाहर होते हैं ना, उनमें एल्यूमिनियम के वायर ही होते हैं वो। लेकिन अगर कावलों को मोटर बनानी है उसके लिए थोड़ा सा क्या लगाते हैं, कॉपर लगा देते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है कि नहीं, ताकि वो कम से कम गर्म करेगा। अगर ज्यादा अच्छा करना है तो सिल्वर का लगा दो भाई, क्या दिक्कत है, और कम गर्म करेगा। बात समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। लेकिन होता क्या है यार वायर में, ये तो जान लेते हैं। आप ये सोचो कि ये क्या है, अपना एक वायर है, क्या है भैया, वायर है। कुछ अलग सा बन गया क्या, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये अपना वायर हो गया। अब दिखाई दे रहा है, ये वायर है, इसके अंदर क्या है, और कंडक्टर है। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ कहीं से भी भाग सकते हैं, किधर भी भाग सकते हैं, किधर भी तो नहीं भाग सकते। अगर मैंने इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देंगे। जी सर, कर देंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से होगा, जो एटम था, एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ये रहा वो एटम, वो एटम बैठा हुआ है। अब वो भाग नहीं सकता एटम, क्योंकि एटम का मास बहुत ज्यादा। अरे इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर बाहर वाले सेल्स में घूमता रहता है, वहां से कहीं से निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन, एक निकाला, बाकी और भी इलेक्ट्रॉन बचे रह गए एटम के पास, और खुद के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब चीजें भी। तो एटम बहुत ज्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं, उसका औकात ही नहीं, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का भागता रहता है। लेकिन एटम, जो अब एटम, ये प्लस क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है बेसिकली। तो ये पॉजिटिव आयन्स हैं जो बैठे हुए हैं,
और यही बेसिकली रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि हमने इधर प्लस लगाया और इधर लगा दूं माइनस, बैटरी का प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, ये वाले प्लस माइनस की नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, ये भागेगा किधर, इधर भागेगा ना, शॉट भागेगा ऐसे। जैसे ही भागेगा तो ये इसके टकरा नहीं जाएगा क्या, टकराएगा, फिर भागेगा, फिर इससे टकराएगा, फिर अगले से टकराएगा, फिर ऐसे अच्छा टक्कर मारते हुए जा रहा भाई। अब जब टक्कर मारते हुए जा रहा है तो उससे हीट नहीं प्रोड्यूस होगी क्या, हाँ। तो बेसिकली ये जितनी ज्यादा टक्कर मारेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। ये समझ आ रहा है ना कि हीट कैसे प्रोड्यूस होगी। ये वायर गर्म क्यों हो जाएगा, वायर गर्म इसीलिए हो जाता है क्योंकि अंदर क्या बैठे हुए, न्यूक्लियस बैठे हुए, एटम बैठे हुए। इसमें न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि सारा का सारा जो मास होता है एटम का वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस में तो होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसलिए आप ऐसा भी मान सकते हो। बट हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, धड़ फिर धड़ फिर धड़ धुड़, अरे भाई कितने टक्कर करेंगे, बहुत ज्यादा टक्कर कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा टक्कर कर रहे हैं उतनी ज्यादा क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। कूल, ये चीज बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ऐसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सर ये हीट प्रोड्यूस हो कितनी रही है, इसके लिए अपन सबसे पहले निकालेंगे पावर को। और पावर सिर्फ अपन किसकी निकालेंगे, पावर निकालेंगे बैटरी की, कि बैटरी पावर दे कितनी रही है। अब जितनी बैटरी दे रही है उतनी तो कोई ले सकता है ना, और वो देने वाला ही नहीं दे रहा तो फिर कौन कितनी लेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी चाहिए, बैटरी की पावर निकालनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, R है, और एक एमीटर लगा दिया है मैंने, और वोल्टमीटर अगर मुझे लगाना होगा तो कहां लगाऊंगा, इसके पैरेलल में लगा दूंगा, ऐसे ऐसे अगर लगाना होगा तो। लगाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, मैं तो ये समझाने के लिए बस है। आपको दो चीज इंपॉर्टेंट करेंगे इसके अंदर, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, बस वो इंपॉर्टेंट थे लगाने। ये लगा दिया मैंने, और मैं यहां पर कहीं पे कोई स्विच भी ऐड कर देता हूं, ठीक है जी। ये V वोल्ट की बैटरी है, जैसे ही इसको बंद करेंगे, जैसे इसको बंद करेंगे तो इसमें से क्या आने लगेगी, करंट, और ये करंट कौन पड़ेगा, ये एमीटर पड़ेगा। इसके अक्रॉस क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कौन पड़ेगा, ये वाला वोल्टमीटर पड़ेगा। ठीक है सर। सर आपने एक बार बताया था कि अगर मैं मान लेता हूं जैसे आई आया ना, तो आई बेसिकली आया कैसे होगा, सर Q और T को डिवाइड कराया होगा, नहीं मतलब Q के अंदर T का डिवाइड किया होगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ चार्ज फ्लो तो क्या है, करंट है, ये तो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर। सर एक चीज और भी पढ़ी है मैंने, 9th क्लास की चीजें होंगी वैसे, ये 10th की है, लेकिन 9th क्लास की चीजें मैं लिख देता हूं, ये कहां की है, ये 10th की है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि 9th, और सोच पाओ कि 9th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो देखो भैया, इसी के अंदर हमने पढ़ा है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू में V। अरे होता है कि नहीं होता, आप मुझे बता दो, क्या W इज इक्वल टू QV हमें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है। ये बैटरी का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितने चार्ज को लेके जा रहे हैं और उसको ले जाने में कितना वर्क डन होता है, W, बस बात खत्म हो गई। ये पढ़ा है हमने 10th में, अभी भी पढ़ा है। एक चीज और है, पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, वो क्या होती है, पावर। पावर को आप लिख सकते हो W अपॉन T, क्या लिख सकते हो, W अपॉन T। वर्क डन ही बेसिकली हीट बन जाता है, ठीक है ना, वर्क डन ही क्या बन जाता है, हीट। फिलहाल बहरहाल आप समझिए इस चीज को, W इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन T। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, पक्की बात आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा सर अभी भी हमने ये चीज देखी है, तो W इज इक्वल टू क्या रख दूं मैं, QV रख दूं क्या, हाँ रख तो दो। तो मैं अब यूज करूंगा, इस W की जगह क्या रख सकता हूं, QV रख सकता हूं ना, पढ़ रखा है हमने इसलिए रख सकते हैं। अच्छा, इस चीज को अगर थोड़ा सा भी आप गौर से देखोगे ना, तो ये चीज क्या बन गई है, Q अपॉन में T, Q अपॉन में T। इसको मैं अलग से लिख लूं, इनटू में V, इनटू में V कर दूं। ध्यान से देखो, Q अपॉन T क्या बन गया, I, तो P इज इक्वल टू क्या बन गया, IV या VI, जो भी आप लिखना चाहो। ओहो सर ये क्या आया है वैसे, ये वो पावर है जो बैटरी डिलीवर्ड कर रही है, बैटरी दे रही है, बैटरी द्वारा प्रदान की गई शक्ति, वो कितनी आई है, I इंटू में V आई है। कितनी आई है, I इंटू में V। फिर से बोलते हैं, बैटरी कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, I इंटू में V, IV, VI, जो भी लिखना चाहो। तो पावर डिलीवर्ड, और वो खर्च कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस में खर्च हो रही है, बेसिकली खर्च कहां हो रही है, रेजिस्टेंस में। अब देखिए, आप इसकी जगह रेजिस्टेंस लगाओगे तो हम सोच रहे हैं यार ये हम खर्च करना नहीं चाहते, तो अपन क्या करेंगे, ये जो वायर लिखे हैं, लग रखे हैं, इनका रेजिस्टेंस कम से कम रखेंगे। यहां पे हम सोच रहे हैं यार डेवलप तो हो ही रही है, कहीं काम में ले लेते हैं,
कुछ ऐसा बनाते हैं, बल्ब बना दो सर। हाँ, तो यहां हम बल्ब बना दे तो उससे क्या हो सकती है, रोशनी मिल सकती है। जी सर। सर गीजर बना दो, पानी गर्म हो जाएगा। जी जी जी। सर हीटर बना दो, उस आग आ जाएगी, थोड़ा बहुत खाना ही पक सकता है, हीटर पे तो पकता ही है। हाँ सर, बहुत बढ़िया 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 काम हो सकते हैं इससे तो। हाँ, लेकिन सर ये जो इसके अंदर करंट आ रही है, क्या इसका कोई और भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, यहाँ मोटर लगा सकते हैं, लेकिन मोटर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता। मोटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। मैग्नेट लगी होती है, उसके अंदर क्या होती है, कोइल होती है, ठीक है। और कोइल के अंदर से जब करंट फ्लो करती है तो वो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, और वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने लगता है। तो वो क्या करती है, बेसिकली रोटेशन करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, रोटेशन, घूमना शुरू कर देती है। जैसे आपने देखा होगा दूध बिलोने वाली मशीन, है ना। अरे पंखे की मशीन देखी है ना, मशीन का मतलब है मोटर, देखी होगी। उसके अंदर क्या लगी होती है, एक कोइल लगी होती है, वही उसको क्या करती है, घुमाने काम करती है। उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस होगा ऐसी बात नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप पंखा चल रहा है तो उसके नीचे कभी हाथ लगा के देखना, चलने के बाद, रोक लेने के बाद, ठीक है ना, तुरंत लगा के देखना, वो आपको गर्म मिलेगा। वो गर्म इसलिए हुआ है क्योंकि वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही ना, लेकिन वो घूमने का काम इस रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं कर रहा है। वो घूमने का काम उसके अंदर लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड और जो कोइल लगी हुई है, जो कॉपर की बनाई जाती है, तांबे की, समझ रहे हो ना, उससे घूम रहा है वो। ओके, लेकिन फिर भी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या हम अच्छे काम में ले सकते हैं क्या, अच्छे से काम में ले सकते हैं क्या, मेरा कहने का मतलब है। तो उसके लिए अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि किसके लिए क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे बल्ब के लिए अपन कैसे बल्ब बनाए, ऐसा भी सोचना भी था, बल्ब कैसे बनाए। आपने तो, आपको तो पता होगा, एडिशन ने बल्ब बनाया था सबसे पहले, तो उन्होंने भी तो बनाया होगा। खैर, उन्होंने कर करके देखा कि कैसे बना सकता हूं मैं, सोचा, बहुत सोचा, सोचने के बाद लगभग से पता नहीं कितने, बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट थे, वो फेल हो गए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने बना दिया था बल्ब। वो बनाया कैसे था, अंदर एक रेजिस्टेंस लगा कर ही बनाया था, ठीक है। जैसे हीटर है वो हो सकता है, जैसे आपका ये घरों के अंदर फ्यूज वायर लगे होते हैं ना, फ्यूज वायर, कि अचानक क्या होगी, एक्सेस करंट आ रही है जो कि अपने उपकरण झेल नहीं पाएंगे। अगर इतनी करंट नहीं झेल पाएंगे तो वायर क्या हो जाएंगे, गर्म, और गर्म होने की वजह से क्या हो सकती है, आग वगैरह लग सकती है। तो उससे अच्छा है ना कि बाहर ही क्या हो जाए, कनेक्शन कट जाए, जैसे करंट ज्यादा है कनेक्शन ही कट जाए। उसके लिए अपन फ्यूज वायर का यूज करते हैं। जैसे आपका पोटेंशियोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, इन सब के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कौन से वायर का यूज करते हैं, कौन से मटेरियल का यूज करने वाले हैं, कौन से मेटल का यूज करने वाले, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं फिलहाल इसको एक बार फिर समझा देता हूं। अच्छा, ये भी रह गया ना, हाँ ये भी निकाल लेते हैं। ये एक चीज रह गई है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर, ये है कि पावर कंज्यूम्ड। इसको आप मान सकते हो कि ये खर्च हो गया, वेस्ट हो गया एक तरीके का, लेकिन उस वेस्ट का यूज करने वाले हम, वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। हाँ, तो भैया वेस्ट तो हम जाने नहीं दे सकते। तो पावर जो आई है, दी गई पावर, बैटरी द्वारा कितनी मिली पावर, IV, तो खर्च भी कितनी कर लेंगे, IV कर सकते हैं क्या जी। तो I कितना होता है, I होता है सर ओम्स लॉ से V/R होता है। देखो एक बार I का रख दो और एक बार V का फॉर्मूला रख दो, तो अपने पास पावर आ जाएगी। तो देखो पावर जो आएगी, I की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो बोलो, ये तो है, मैं लिख देता हूं डिलीवर्ड, है ना, प्रदान की गई, और ये है खर्च की गई, है ना, कंज्यूम्ड, खर्च एक तरीके का। तो पावर आ गई, वो बैटरी ने दी है, खर्च कौन करेगा, रेजिस्टेंस। तो I की जगह मैं क्या रख दूं बेटा, V/R रख सकता हूं, ओम्स लॉ से, रख दीजिए सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में V है ही, तो पावर कितनी आ गई, V²/R, क्या आ गई बेटा, V²/R। या ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं कि आप इस V की जगह क्या रख दो, V=IR रख दो, ओम्स लॉ से। जी सर, तो I तो पहले से ही है, और इसकी जगह क्या रख दो, IR, तो P क्या आ गया, I²R। तो ये मोटे मोटे 3 फॉर्मूले बने हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हो। ये है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति या पावर, डिलीवर्ड पावर। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है ना, वेस्ट हो रही है एक तरीके से। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, V²/R, ठीक है ना। आप IV ध्यान में रखिए, VI ध्यान में रखिए कि I और वोल्टेज जो होता है ना, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, फिर इनमें एक बार I की वैल्यू रख दो, एक बार V की वैल्यू रख दो, 2 और नए फॉर्मूले आ जाएंगे, बस इतना सही तो है। और वो रखेंगे कहां से, ओम्स लॉ से, हो गया ना। तो P=I, P=I²R, P=V²/R, बस 3 ही फॉर्मूले, आपका काम हो चुका है। ओके,
मेरे ख्याल से आपको एक चीज समझ में आई होगी अच्छे से कि मोटर कैसे काम करती है और ये रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, अपना घाटा ही हो रहा है बेसिकली। अपन जितनी एनर्जी जिस चीज को देना चाह रहे हैं वहां तक तो दे नहीं पा रहे, हम मोटर को देना चाह रहे हैं, वो मोटर के लिए बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो अपन रेजिस्टेंस कम से कम करेंगे। लेकिन फिर हमको लगा नहीं, रेजिस्टेंस से अपन फायदा उठा सकते हैं। तो फायदा कहां कहां उठाया जा सकता है, तो देखिए, और उनके लिए अपन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, कौन सा मेटल यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बल्ब। क्या आता है बेटा, बल्ब। पता होगा आपको, एडिशन ने बनाया नहीं। तो बल्ब कुछ ऐसा सा होता है, उसके अंदर ये एक फिलामेंट लगा होता है और ये पूरा जो होता है इस तरीके का। देखिए आज का हो सकता है कि आप ना देख पाओ, लेकिन पहले के टाइम पे जो होता था वो ऐसा ही कुछ आता था, ठीक है ना। येलो कलर की सी लाइट देता है, पहले वाले की बात कर रहा हूं। अभी तो आजकल तो एलईडी आ गई है, तो वो टेंशन ही खत्म हो गई। इसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है और उस गैस का नॉन रिएक्टिव गैस होती है। एक ये फिलामेंट होता है, गैस भरी जाती है, या तो आप आर्गन गैस भर दो या नियोन गैस भर दो। कौन सी, नियोन या आर्गन। पता है ना ये दोनों कौन सी गैस हैं? हाँ, ये आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो तो 18th ग्रुप के अंदर आती हैं, नोबल गैसें हैं। यानी ये किसी से भी रिएक्शन करती नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन सी गैस है? नियोन और आर्गन। कौन कौन सी है बोलते जाओ एक बार, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, नियोन एंड आर्गन। ओके, ठीक है बेटा। और ये भरी क्यों जाती हैं? ताकि आपका जो फिलामेंट है वो कहीं ना कहीं हवा से क्या ना कर ले, रिएक्शन ना कर ले। क्या ना कर ले बेटा, रिएक्शन। और ये क्या है? ये है फिलामेंट, तंतु बोलते हैं जिसको। क्या है बेटा? फिलामेंट। यही रेजिस्टेंस है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, यही है। ओके, ये किसका बनाया जाए? अब सोचना तो ये है ना कि अपन इसको बनाए किस चीज का। देखो, अगर अपन ऐसे का बना देंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट, अब यहां दो ही टर्म आते हैं। पहला टर्म आएगा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का। दूसरा आएगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो ना, गल जाए, जिस पे टूट जाए, है ना। ये फिलामेंट अगर टूट गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी और मेल्ट होना नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ना मेल्ट नहीं, लेकिन यहां देखो हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना, और अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो चांस पूरे पूरे हैं इसके कि ये मेल्ट हो सकता है। इसको बोलूंगा मैं गलनांक बिंदु, ठीक है ना। अब ये सोचो आप, क्या इसको जल्दी मेल्ट होना चाहिए या धीरे धीरे, या होना नहीं चाहिए? नहीं सर, हम नहीं चाहते कि ये मेल्ट हो जाए। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये मेल्ट हो जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना चाहिए? हाई। क्या रखना चाहिए? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना चाहिए। ओके, देखो ये जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना चाहिए? हाई रखना चाहिए। रेजिस्टिविटी का क्या सीन है सर? देखो, अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रख दी ना तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट को जाने ही नहीं देगा। ऐसा तो हम चाहते ही नहीं ना कि करंट ही ना जाने दे। भाई करंट जाएगा तभी तो कुछ काम होगा। नहीं सोच रहे क्या आप ये बात? और वैसे भी पावर का अगर आप देखते हो तो V²/R आता है, तो R क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो। तो ये जो चीज है रेजिस्टिविटी वो लो होनी चाहिए, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं निम्न। ये होना चाहिए उच्च। ये उच्च क्यों होना चाहिए, समझ में आया ना? क्योंकि अगर इसको उच्च नहीं रखेंगे तो ये जल्दी से टूट जाएगा, गल जाएगा। जैसे ही करंट चालू किया बटन चलते फट, इतना ही काम हुआ भाई, कुछ हो ही नहीं पाएगा। लो, और 10 रुपए तो फिर नए वाले कहते हैं, आजकल तो महंगा आता होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी लो क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि करंट अच्छे से जा पाए। भाई करंट नहीं जा पाएगी तो फिर कैसे काम हो पाएगा? हाँ, ये बात तो है सर। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना कि जो बल्ब होता है इसके अंदर, हाँ, ये फिलामेंट किसका होता है, इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करें, ये तो अभी तक बताया नहीं मैंने। ये दोनों चीज जिसके अंदर मिलती हैं उसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है उसका? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन। शायद इसका जो सिंबल है वो W है, ठीक है ना। देख लेना, हाँ देख लेना क्या W बता रहा हूं ना। ओके, तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? टंगस्टन का। बल्ब के लिए अपन किसका यूज करने वाले हैं? टंगस्टन का यूज करने वाले हैं। नियोन और आर्गन गैस क्यों बढ़ते हैं? ताकि ये जो टंगस्टन वाला है
वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऑक्सीकरण ना हो पाए, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन है, वो आएगा तुरंत ऑक्सीजन करेगा और निकल लेगा, तुरंत फूट जाएगा, तुरंत के तुरंत, ज्यादा टाइम लगाएगा भी नहीं। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके अंदर पूरा आ जाएगा बल्ब के बारे में। ठीक है ना, अगला मैं बताता हूं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, वो किसका बनाएंगे अपन, है ना, सॉरी, ओके बेटा। तो फ्यूज मैं बताता हूं कैसे काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में यहां से अपन क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, बाहर से कोई पावर सोर्स है या बाहर को बिजली आ रही है बाहर मीटर से। ठीक है ना, तो मीटर के बाहर हमने यहां पे क्या लगा देंगे, फ्यूज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, बस इसका नाम क्या दे रहा हूं मैं, एफ मानी फ्यूज, FUSE। ठीक है ना, यहां फ्यूज लगा दिया। इसके बाद में क्या है, आपके घरों के अंदर क्या आ रही है, करंट आ रही है। क्या आ रही है भैया, करंट। और सारे के सारे जो अप्लायंसेस हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, जितने भी अप्लायंस होते हैं घरों के, वो सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। सारे के सारे किस कॉम्बिनेशन में रखेंगे, पैरेलल में। अच्छा, मैं कल बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं। वैसे देखो, मान लो अगर आपने यहां बल्ब रख लिया, यहां क्या रख दिया, फ्रिज रख दिया। ठीक है ना, यहां क्या रख दिया, कूलर रख दिया, यहां क्या रख दिया, वॉशिंग मशीन रख दिया, ऐसे सीरीज में रख दिया। तो क्या होगा, अगर इनमें से कोई एक खराब हुआ ना, सब खराब, कोई सा चलेगा ही नहीं फिर, और पता भी नहीं चलेगा कौन सा खराब हुआ है, सबको दिखाना पड़ेगा फिर। क्योंकि मान लो यहां से हमने काट दिया से, ठीक, करंट जाना बंद हो गया। अगर मान लो ये यहां से खराब हो गया, आगे करंट नहीं जा रही, तो कोई चलेगा ही नहीं। अब पैरेलल के अंदर बढ़िया भैया, जैसे मान लो आपने यहां बल्ब लगा रखा है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपने यहां क्या लगा रखा हो, फ्रिज लगा रखा हो, FRID, जो भी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। आपने हो सकता है यहां पर क्या लगा रखा हो, कूलर। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं, फैन लगा रखा है, ये लगा रखे हैं बढ़िया से। अब क्या होगा, सबके यहां स्विच लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, स्विच बटन लगा देते हैं, एक एक लगा दो सर। अब जिसको भी चालू करना होगा, हाँ ये तो सोर्स आएगा ना, ये है सोर्स, मीटर है, समझ लो ये मीटर है जहां से करंट आ रही। तो जिसको मान लो चालू करना, बल्ब को चालू करना है, बंद यहां से क्या कर दो, लगा दो बटन चालू कर दो, बटन चालू करे, बल्ब जलने लगे। नहीं करना तो बंद कर दो। तो मैं ये दिखा रहा हूं, ये डॉट दिखाने का मतलब क्या है, सारे के सारे चल रहे हैं, सारे के सारे चल रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या, हो सकता है किसी दिन क्या हो, करंट का वैल्यू क्या ज्यादा आ जाए, करंट का वैल्यू ज्यादा आ जाए, ज्यादा आए तो हो सकता है बल्ब फट, काम हो गया इसका, तो फ्रिज का वो भी काम हो गया भाई, इसका भी काम, सबका काम हो रहा है। अरे यार ये तो घाटा हो गया, सारे के सारे अप्लायंस एक ही दिन में खराब हो गए। क्योंकि हो सकता है ना किसी दिन लोड ज्यादा आ जाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि बाहर से कनेक्शन ही कट जाए। तो हम क्या चाहते हैं भैया, ये जो फ्यूज है ना, ये बीच में से टूट जाए। क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाए बेटा, टूट जाए। टूटना तो जरूरी है ना इसका, क्योंकि अगर ये नहीं टूटेगा तो करंट को भेजता रहेगा, और भेजता रहेगा तो काम होता रहेगा सबका। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं सर ये टूट जाए। सर टूटने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी दो के बारे में सोचना है मुझे। तो सर पहला रेजिस्टिविटी और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। उसको मैं MP से लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में आप भी लिख लेना, लिखे हुए पिछली बार। ये प्रतिरोधकता बोलते हैं इसे, ठीक है, ओके सर। सर मेल्टिंग पॉइंट तो लो नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि लो रखेंगे तभी तो ये टूट पाएगा। अगर हाई रख दिया टूट ही नहीं रहा है, मैं तो बोल रहा मैंने टूटूगा ही नहीं, तुम करंट ज्यादा भेजो भेजो और भेजो, मतलब नहीं टूट रहा। ओहो, इसका मतलब है इसको हमें लो रखना पड़ेगा, लो रखेंगे जल्दी टूटेगा। लेकिन सर अगर बहुत जल्दी टूट गया कि करंट सेफ आ रही है फिर भी टूट गया, तो गड़बड़ जाएगी ना। इसके लिए अपन इसकी मोटाई, थिकनेस को ध्यान में रखते हैं। किसको बेटा, थिकनेस। तो ये जो इसको बोलते हैं सेफ करंट। क्या बोलते हैं बेटा, एक चीज, एक टर्म आता है, वो आता है सेफ करंट का। किसका, सेफ करंट। मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे जो अप्लायंस है वो 5 एम्पियर तक आराम से चल सकते हैं। जैसे ही 6 एम्पियर आएगी खराब हो जाएगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ही 5 एम्पियर से ऊपर की करंट आए, ये क्या हो जाए, टूट जाए। तो अपन इसकी मोटाई को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, लेंथ को नहीं। देखिए ये जो फ्यूज वायर है ना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस पे, ना कि इसकी लेंथ पर। ठीक है ना, ओके सर। तो जो सेफ करंट है मतलब 5 एम्पियर, तो अपन इसकी थिकनेस ऐसी कर देंगे कि 5 एम्पियर तक तो नहीं टूट रहा। अब देखिए टूटता कैसे वो भी समझाता हूं मैं। ये गर्म होना शुरू हुआ धीरे धीरे, जैसे जैसे गर्म होता है तो इन्वायरमेंट में क्या करता रहता है, अपनी हीट क्या करता रहता है, छोड़ता रहता है। जितनी बना रहा है उतनी छोड़ दे, तब तो ये नहीं टूट पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। अरे टूटने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ना जरूरी है ना।
तो अपने ऐसे लगा रखा है, जितनी करंट आई उससे पावर आई, पावर की वजह से क्या आ रहा है, हीट आ रही है, बेसिकली हीट डेवलप हुई, जितनी हीट डेवलप हुई उतनी क्या कर दी, बाहर छोड़ दी, तो ये गर्म नहीं हो पाएगा, तो गर्म नहीं होगा तो टूटेगा नहीं। हमने ऐसा डिजाइन कर दिया थोड़ा मोटा करके कि 5 एम्पियर तक ये आराम से झेल रहा है। जैसे ही 5 से ऊपर होगा फिर इसके अंदर हीट ज्यादा बनने लगेगी और बाहर कम निकलेगी। ज्यादा बन रही है, बाहर कम निकल रही है, ज्यादा बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है, बड़ा होगा और हीट ज्यादा होगी, अचानक टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट, क्योंकि तब तक वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो खत्म खत्म, तो सारे बंद बंद, तो अपना काम हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट लो रखेंगे, रेजिस्टिविटी भी लो रखेंगे, करंट जानी तो चाहिए, अगर रेजिस्टिविटी ही ज्यादा रख दी तो फिर करंट को जाने नहीं देगा। हम ये चाहते हैं कि लॉस कम से कम हो। क्या हो बेटा, लॉस कम से कम हो, लॉस होना नहीं चाहिए ना, तभी तो अपन क्या रखना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी लॉस मतलब कम से कम रखना चाह रहे हैं ताकि करंट भी इजीली फ्लो कर जाए। फ्यूज वायर समझ में आया कि इनका बना होना चाहिए, लेकिन इस सब के लिए अपन किस मेटल का यूज करें, इसके लिए किसी मेटल का या मेटेरियल का यूज नहीं करते, इसके लिए अलॉय यानी मिश्र धातु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, अलॉय, मिश्र धातु का, ठीक है। और वो मिश्र धातु किसकी बनी होती है, वो बनी होती है Sn प्लस Pb, लेड प्लस टिन, किसकी बनी होती है, लेड प्लस टिन, ठीक है। ये होता है लेड और ये होता है टिन, ये दोनों का कंबाइन करते हैं, उससे अपन क्या बनाते हैं, आपका फ्यूज वायर बनाया जाता है, ठीक है ना। फ्यूज वायर आपने देखा होगा, जैसे कई बार कट आउट लगी होती है ना, कट आउट देखिए, अगर कोई किसी को ये वर्ड समझ आ रहा है कट आउट, है ना, तब देखना उसको आप निकालते हो ना जब, तो उसके अंदर क्या लगे रहते हैं, फ्यूज वायर लगे रहते हैं, और जैसे ही सेफ करंट से ज्यादा आती है वो मेल्ट होकर गिर जाता है, बस इतना से काम है। हाँ, उसकी थिकनेस भी डिपेंड करती है भैया, ठीक है ना, अपन जरूरत के हिसाब से उसकी थिकनेस रखते हैं, मोटाई, कुल मिला के किस पे डिपेंड करती है, सेफ करंट जो है, ये सेफ करंट किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी मोटाई पर। ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई ना, बढ़िया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं भाई, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी सर, 2 तो हो गए। तीसरा है जो हीट जनरेट करते हैं, कौन कौन करता है, हीटर करता है ना आपका, बेसिकली हीटर करता है, गीजर करता है, इन सब के अंदर। तो तीसरा है जो हीट प्रोड्यूसिंग आपके अप्लायंस हो गए बेसिकली, उनको अपन किस तरीके से या किस वायर के बनाने चाहिए अपन को, या कौन सा मटेरियल यूज में करना चाहिए। तो हीटिंग प्रोड्यूसर डिवाइस, उष्मा उत्पन्न करने वाली युक्तियां, युवतियां नहीं है ये, युक्तियां हैं, युक्तियां मतलब डिवाइस, युवतियां मतलब लड़कियां कुल मिलाकर, तो वो गलत मत समझना आप। ओके बेटा, तो हीटिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही चलेगा, हीटर। लेकिन सर हीटर के लिए कौन सा अपन को यूज करना चाहिए, देखिए हीटर का वायर आपने स्प्रिंग जैसा भी देखा होगा, बट आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है यार, ठीक है सर। सर अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट सोचूं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि सर अगर कम रखा तो गड़बड़ी हो सकती है, टूट सकता है, क्योंकि जैसे वो तो गर्म होना जरूरी है ना, उसको तो ज्यादा से ज्यादा हीट डेवलप करनी है। अगर ज्यादा से ज्यादा हीट डेवलप करनी है तो हम मेल्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे, लो नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, हाई रखेंगे, ताकि वो गले नहीं, टूटे नहीं, स्प्रिंग टूटनी नहीं चाहिए हीटर की। दूसरा जो आता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यहां पर हाई रखी जाती है, क्या रखी जाती है, हाई रखी जाती है, ताकि ये सारी की सारी जो हीट है वो यहीं प्रोड्यूस हो सके, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, क्या हाई रखा जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या रखा जाता है, हाई, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस हाई रखने से क्या होगा बेटा, जैसे लेंथ बहुत ज्यादा होती है, आपने देखा होगा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कितनी लंबी होती है, उसको ऐसे स्प्रिंग और बना दिया, ऐसे और बना देते हैं, है ना, हीटर के अंदर। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो अगर ये एल ज्यादा कर दिया हमने तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, और पावर का एक फॉर्मूला आपको याद होगा I स्क्वायर R से, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर डेवलप होगी आगे। तो रेजिस्टेंस भी क्या होना, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सर ये कहां मिलेगा, किस मटेरियल के अंदर मिलेगा, ये मिलता है आपको निक्रोम के अंदर, अलॉय है एक तरीके का, क्या है, निक्रोम, नाम सुना होगा आपने पहले भी,
कुछ लोग इसको नाइक्रोम बोल देते हैं हिंदी के अंदर, निक्रोम, ठीक है ना, इसका यूज किया जाएगा। ओके, बढ़िया है निक्रोम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो है मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए, बस इतना ही करना है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा भी देता हूं। जैसे आपने 11th या 12th के अंदर हो तो नाम सुन लिया होगा, नहीं हो तो सुन लोगे, और अभी आपको समझना चाहिए। जैसे पोटेंशियल मीटर नापते हैं ना, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है ना, एक मीटर ब्रिज होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये सब चीजें जैसे मीटर ब्रिज है, ठीक है ना, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी दे रहे तो उसके लिए बता दूं मैं, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, है ना, पोटेंशियोमीटर हो गया। इन सब के अंदर जो वायर लगा होता है, जैसे मीटर ब्रिज है उसमें 10 मीटर लेंथ का वायर होता है, इसमें 1 मीटर का होता है, लेकिन वो जो वायर होता है वो होता किसका है, वो होता है मेरे ख्याल से मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन का होता है। किसका होता है? मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन का होता है। किसका होता है? कॉन्स्टेंटिन का। ठीक है, सारी मिश्र धातुएं आपके उसके अंदर दे रखी है, किसके अंदर? टेबल के अंदर दे रखा है, कॉन्स्टेंटिन का। ठीक है जी, मीटर ब्रिज हो गया, इनके लिए यूज करते हैं। अब मान लो कि आपको ऐसा डिवाइस बनाना है कि भैया रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। 25 से ऊपर जाते ही क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। मान लो एसी बनानी है और 25 रखना है, लेकिन 25 से ऊपर जैसे ही रूम का टेम्परेचर जाएगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एसी फिर से चालू करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक करनी है ना। 25 से कमाते बंद, 25 ज्यादा थे चालू। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? थर्मिस्टर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? थर्मिस्टर। वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? वो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली डिवाइस होती है वैसे सेमीकंडक्टर वाली, जिनको किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम से। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम से। तो इससे क्या बनाए जा सकते हैं? थर्मिस्टर बनाए जा सकते हैं, सेंसिस्टर बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें इनसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमने ये क्यों लिया है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का ही क्यों लिया है? किसी और का भी ले सकते थे, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन दौड़ के टकरा रहा है, टकराने की वजह से ही तो क्या हो रहा है भैया? रेजिस्टेंस आ रहा है, टकराने को तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं अपन। तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ी इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा भैया? वो जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, और अगर जल्दी जल्दी टक्कर कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ता ही चला जाएगा। हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में बेसिकली मेजर क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह मेजर कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सर उनके लिए अपन कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल चाहते हैं या ऐसा वायर चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़े नहीं, वही रहे। क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करेगी हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होने से रेजिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का नहीं बदलता है। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन बहुत कम करता है। आप मान के चलो ना के बराबर है। लेकिन ये इनका जो रेजिस्टेंस होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, वो भाई साहब बहुत तगड़ी तरीके से करता है। और इनका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस बहुत तेजी से घटता है, कम होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो घटता है टेम्परेचर के साथ। ये भी याद कर लेना अच्छे से। कूल बेटा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने हर चीज को अच्छे से सीख भी लिया होगा, ठीक है ना। हाँ, और अब याद कर लेना बल्ब के अंदर कौन सा लगाते हैं। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे बल्ब है बेटा, ठीक है ना, तो बल्ब के अंदर अपन लगाएंगे कौन सा? टंगस्टन का, ठीक है ना। टंगस्टन का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो रेजिस्टिविटी होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी, नियोन और आर्गन गैस भरी जाएगी। बल्ब के बाद में आपने देखा था फ्यूज वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्यूज वायर किसका बनाएंगे? तो लो तो होना चाहिए क्या? रेजिस्टिविटी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इसके लिए अपन SN+PB का यूज, एक अलॉय है, इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद में जैसे हीटिंग प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, HPD का मतलब क्या? हीटिंग प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जैसे हीटर हो गया, मैं सीधा लिख देता हूं हीटर। तो हीटर के अंदर किसका यूज करेंगे अपन? निक्रोम या नाइक्रोम, ठीक है ना। जो बोलना चाहो बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो बस सीख जाओ, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपका पोटेंशियोमीटर है, आपका मीटर ब्रिज है ना, तो इन सब के लिए अपन किसका यूज करते हैं? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन, ठीक है जी सर। और जो और मैग्नीन कांस्टेंट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर है वेरी नहीं करता है। तो वेरी किनका करता है? वो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का। तो जिनके लिए अपन क्या बनाना चाहते हैं? थर्मोसेंसिस्टर, ऐसे
बोलते हैं इनको, ठीक है ना, या थर्मिस्टर भी बोलते हैं इनको। तो जब थर्मिस्टर बनाना है अपने को तो अपन किसका बनाएंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। याद रह जाएगा यार, कोई इतना मुश्किल थोड़ी ना है। यस, अब आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स यानी जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12.10 है मेरे ख्याल से, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ 12.10 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन इस्त्री हो गया, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, वो गर्म कर देता है, तो नीचे वाला जो होता है सरफेस वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, और कपड़े के ऊपर एकदम इस्त्री कर देता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। तो जब मैक्सिमम रेट से हीट कर रहा है तो कितना है, 840। हाँ वो भी तो होता है, उसके अंदर ऐसे लगा होता है टिचक 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 घुमाने वाला, है ना, ऐसे घुमाने वाला होता है ना। तो जब उसको घुमाया जाता है तो उससे रेजिस्टेंस चेंज होता है। अरे इस्त्री नहीं देखी क्या, तो उससे रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज, रेजिस्टेंस चेंज, तो पावर भी अलग लगाएगी, फिर बढ़िया है भैया। 840 मैक्सिमम पे, तो पी मैक्स कितना दिया हुआ है, 840 वाट। ये टंगस्टन वाला वाट नहीं है, तो मिनिमम भी दिया होगा, कितना दिया हुआ है भाई, 360 वाट। ओके सर, आगे क्या दिया हुआ है, वेन द हीटिंग, ठीक है, द वोल्टेज वी दिया हुआ है 220, वी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। उसके अलावा वेन व्हाट आर द करंट्स एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो इसके अंदर हमें आई एंड आर निकालना है, इसके अंदर भी हमें आई एंड आर निकालना है। यदि तुम्हें वी पता है ना, तो पी इज इक्वल टू कितना होता है, वी आई होता है। तो मैं पहले केस के लिए यहां निकाल देता हूं, तो पावर कितनी दे रखी है 840, वी कितना दे रखा है 220, इंटू में आई निकल जाएगा। पहले केस के लिए मैं आई को I1 मान लेता हूं, बताओ भैया कितना आएगा, टुचुक टुचुक कट जाएगा, I1 इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 22, भाग दे दो। जब भाग दे रहा हूं तो कितना आएगा 42 डिवाइड बाई 11। हाँ पूरा पूरा तो नहीं जा पा रहा, अरे 4 ही आएगा ना, 88 तो नहीं था ना, 88 होता तो काम हो जाता, 88 नहीं है, 84 ही, बट ठीक है, इतना करंट आएगा। रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, सिंपल सी बात है। तो R इज इक्वल टू आएगा V अपॉन आई, I1 कर दो, ये कितना भैया 220 डिवाइड बाई 42 इंटू में I। हाँ तो ये तो आया एम्पियर में, और ये किस में आ जाएगा, ओम में। कैलकुलेट करते हैं ना, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना भाई, सेम टू सेम चीज है, बस क्या करना है, इस 840 की जगह कितना करना है 360, तो 360 कर दीजिए, यहाँ पर अलग से कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 360 इज इक्वल टू पावर कितना हो गया, पावर तो 360 हो गया, वी कितना हो गया 220 इंटू में I2, तो I2 निकाल दो, कितना आएगा 36/22, कितना हो गया 18/11, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। R की वैल्यू निकाल देता हूँ, R की वैल्यू जो आएगी वो कितना है 220 अपॉन में I कितना हो गया 18/11 ओम, ये एम्पियर, बस खत्म, निकल गया। कुछ भी नहीं है भैया, आपको फॉर्मूले याद रखने, याद भी क्या तो हो गए होंगे, कितनी बार तो मैंने करवा दिया। 12.11 का क्वेश्चन है, वो क्या है, 100 जूल ऑफ हीट is produced each second in a 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistance। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़िए, पहले पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ट्राई करना, खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा तो देखना ही है, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूं आपने अब तक कर लिया होगा। तो जो हीट दे रखी है, आपको क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, हीट कितनी दे रखी है 100 जूल, 100 दे रखी है ना जी सर। इसको हीट को हीट मानो या वर्क डन मान लो, ज्यादा अच्छा क्या आपके लिए वर्क डन है, वर्क डन ही बेसिकली क्या है, हीट है। इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी आपको R की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। ओके सर, उसके अलावा दे रखा है अर्निंग, अब तो निकालना है, तो अब तो क्या ही करना है, क्या निकालना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आपसे V पूछा गया, क्या पूछा गया है, V पूछा गया है। तो P इज इक्वल टू होता है IV, P इज इक्वल टू क्या होता है IV। क्या तुम I को पता है क्या, नहीं पता सर लेकिन I ओम्स लॉ से V स्क्वायर अपॉन R होता है, कितना होता है V स्क्वायर, सॉरी V अपॉन R होता है, V एक आएगा और एक पहले से, तो क्या हो जाएगा, पावर होती है V स्क्वायर अपॉन R, ये मुझे पता है सर। यहां से मुझे V चाहिए सर, ये तो हमें ये दिया हुआ है, हीट दिया हुआ, पावर नहीं दी हुई, लेकिन ये पर सेकंड दिया हुआ है ना, और पावर बेसिकली क्या होती है W अपॉन T, और T की वैल्यू अगर 1 सेकंड रख दूं मैं, इसीलिए तो उन्होंने 1 सेकंड दिया है। तो जैसे ही मैं इसको 1 सेकंड रखूंगा तो जितना भी वर्क डन है या हीट है वो किस में बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली पावर में। तो ये पावर ही है, 100 वोट नहीं दिया, वो जूल दिया हुआ, एनर्जी ही दी हुई है, बात सही है आपकी, लेकिन पर सेकंड भी तो है, तो टाइम दिया हुआ है ना। अगर ये 1 मिनट बोलता तो मैं 60 का डिवाइड करता, पावर आई जाती मेरे पास में। ओके सर,
तो पावर कितनी दी हुई है 100 इज इक्वल टू, मुझे v की वैल्यू चाहिए, जी सर चाहिए, r की वैल्यू 4 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 400, तो v की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 400, कितना आएगा 20 वोल्ट, कितना आएगा 20 वोल्ट आंसर। कोई और क्वेश्चन है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो इसके किताब के अंदर किसी और तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी किसी और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब कल मैं बताऊंगा कितनी हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये भी हीट बताया लेकिन ये पावर के टर्म में रखा है क्योंकि मुझे कल बिजली का बिल निकालना है, ठीक है। तो आप इस वाले को अच्छे से कर लेंगे, ओके बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।